वेलकम टू करेंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि वित्तीय व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखने वाले हैं और हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पर भारत में बैंकों का विकास क्रम कैसे कैसे यहाँ पर हुआ है, कब राष्ट्रीयकरण हुआ, कब यहाँ पर इनका विकास हुआ, कब किसका गठन किया गया था, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोग को ऐसे ही आगे वीडियोज़ मिलती रहेंगी। इससे पहले जो तीसरी क्लास थी उसमें हमने यहाँ पर नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिए। आइए आज की शुरुआत करते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि वित्तीय व्यवस्था, इसको हम यहाँ पर समझेंगे। पहले इसका अर्थ समझेंगे, उसके बाद इसके टाइप और यहाँ पर बैंकिंग का जो इतिहास है भारत में इसको देखने वाले हैं और बाद में स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी देखने वाले हैं। फाइनेंस यानी कि वित्त क्या होता है? तो मुद्रा और मुद्रा के उपयोग का अधिकार वित्त कहलाता है, यानी कि फाइनेंस कहलाता है। अगर आपके पास मुद्रा है और आपके पास अगर उसका अधिकार है उपयोग करने का तो वो फिर फाइनेंस कहलाएगा। उसके बाद है वित्तीय बाजार यानी कि फाइनेंशियल मार्केट, जहाँ पर वित्त का लेन देन जहाँ पर किया जाता है उसको फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय बाजार। यहाँ पर दो प्रकार की हैं। पहली है यहाँ पर मुद्रा बाजार यानी कि मॉनेटरी मार्केट और दूसरी है पूंजी बाजार यानी कि कैपिटल मार्केट। बात करें मुद्रा बाजार यानी मॉनेटरी मार्केट की तो यहाँ पर अल्पकाल यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसके अंतर्गत बैंकिंग सिस्टम आता है जो कि मध्यस्थ का कार्य करता है और इसको रेगुलेट यानी कि विनियमन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। जो मुद्रा बाजार है इसका विनियमन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। बात करें पूंजी बाजार की, कैपिटल मार्केट की, तो ये दीर्घकाल यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज आते हैं जिसको रेगुलेट सेबी यानी कि सेबी के द्वारा किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं वित्तीय व्यवस्था की। वित्तीय व्यवस्था क्या है? वित्तीय व्यवस्था हर किसी को यहाँ पर वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन कहलाता है। इसके अंतर्गत लास्ट माइल कनेक्टिविटी यानी कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंच यहाँ पर फाइनेंशियल सिस्टम की पहुंचाना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। वित्तीय व्यवस्था में हर किसी को यहाँ पर जोड़ना होता है फाइनेंशियल सिस्टम से, जिसके अंतर्गत अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना इसका उद्देश्य होता है। यही हमारी फाइनेंशियल व्यवस्था है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना जन धन योजना, जो कि पीएम मोदी ने इसको 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया था। यही योजना विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है। इसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा था कि हर किसी का बैंक अकाउंट खोला गया था, तो यहाँ पर अंतिम व्यक्ति तक पहुँचा गया था, जो कि वित्तीय व्यवस्था का पार्ट है। अब बात कर लेते हैं मुद्रा की। मुद्रा अर्थव्यवस्था की धुरी है, ऐसा कथन जॉन मार्शल के द्वारा कहा गया था। ये एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। मुद्रा अर्थव्यवस्था की धुरी है, ऐसा जॉन मार्शल ने कहा है। मुद्रा के दो कार्य हैं। एक तो कार्य है विनियमन का साधन और माध्यम है मुद्रा, दूसरा मूल्य का मापन मुद्रा के द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं कि मुद्रा के प्रकार कौन कौन से हैं। यहाँ पर सबसे पहले धातु मुद्रा। आप लोग जानते हैं कि पुराने समय में सोने चांदी के सिक्के चला करते थे तो इसको धातु मुद्रा कहते थे, कॉइन सिस्टम था यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर पत्र मुद्रा यानी कि करेंसी नोट जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये करेंसी नोट हैं। शाख मुद्रा, उसके बाद इसका परिवर्तन हुआ, कैसे यहाँ पर मुद्रा का विकास हो रहा है ये भी आप लोग देख पा रहे होंगे। शाख मुद्रा यानी कि क्रेडिट मनी। आप लोगों ने देखा होगा आपके पास क्रेडिट कार्ड, चेक और यहाँ पर बैंक ड्राफ्ट ये सब होता है, जिसके चेक है, बैंक ड्राफ्ट है, इससे आप लोग मनी निकाल सकते हैं और आपको यहाँ पर छोटा सा चेक है, उसमें आप जितना भी रुपया मन करे भर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत सारे रुपए एक साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं, एक सिर्फ चेक आप दे दें आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर शाख मुद्रा यानी कि क्रेडिट मनी यहाँ पर मुद्रा का प्रकार है। इसके बाद आता है प्लास्टिक मनी, ये और इसको स्मार्ट मनी कहते हैं, जैसे कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड इसके अंतर्गत आते हैं प्लास्टिक मनी के अंतर्गत। अब एक मुद्रा और चल रही है, आभासी मुद्रा यानी कि क्रिप्टो करेंसी का भी प्रचलन बहुत तेज हो रहा है, तो ये भी एक मुद्रा का प्रकार है।
आगे देखते हैं। जो शाख मुद्रा होती है, यहाँ पर जो क्रेडिट मनी को स्वीकार करने की बाध्यता किसी पर नहीं होती है। जो यहाँ पर क्रेडिट मनी है, इसको स्वीकार करने की बाध्यता सभी के ऊपर नहीं है। अगर कोई छोटा सा दुकानदार है, वो तो उसको तो नोट चाहिए सिर्फ, उसको क्रेडिट मनी से क्या मतलब है, क्योंकि उसको तो यहाँ पर रुपए चाहिए, तो वो इसको स्वीकार करने की बाध्यता किसी पर नहीं होती है। तरलता यानी कि लिक्विडिटी नकदी यानी कि कैश की सर्वाधिक होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये कैश यानी कि नकदी की यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। और एक्सचेंज पावर सर्वाधिक कैश की होती है। अब हम यहाँ पर बैंकिंग का इतिहास समझने वाले हैं, जिसके हम यहाँ पर कब से भारत में विकास हुआ और अंत तक जो कि वर्तमान परिस्थिति है, इसको हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं बैंकिंग का इतिहास। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान को यहाँ पर कलकत्ता में खोला गया था और ये भारत का पहला आधुनिक बैंक था। भारत का पहला आधुनिक बैंक 1717 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान कलकत्ता में खोला गया था और ये असफल हो गया था और इसमें पूर्णतया विदेशी पूंजी लगी हुई थी। नेक्स्ट है, यहाँ पर देख पा रहे होगे दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है। बॉम्बे में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में की गई। इसके बाद 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिए, आगे चलकर यही SBI भी बनने वाला है। मद्रास में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में की गई थी। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में कलकत्ता में की गई और इसमें भी विदेशी पूंजी ही लगी थी। नेक्स्ट है 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की गई और ये भारतीय द्वारा संचालित पहली बैंक थी। भारतीयों के द्वारा संचालित पहली बैंक थी, लेकिन इसमें भी विदेशी जो यहाँ पर पूंजी थी वो लगी थी, लेकिन भारतीयों का सीमित मात्रा में यहाँ पर निवेश था। तो ये भारतीयों द्वारा संचालित पहली बैंक कौन सी है? अवध कॉमर्शियल बैंक। इसकी स्थापना 1881 में की गई थी। नेक्स्ट है 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना नई दिल्ली में की गई और ये पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक था, जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय और दयाल सिंह के द्वारा की गई थी। यहाँ पर भी स्वामित्व जो था ये भारतीयों के पास नहीं था। स्वामित्व जो था वो भारतीयों के पास नहीं था, लेकिन ये पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक था और इसकी स्थापना लाला लाजपत राय और दयाल सिंह के द्वारा की गई। नेक्स्ट है 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और ये भारतीय स्वामित्व वाला पहला बैंक था। ये इंपॉर्टेंट है। 1911 का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्वामित्व वाला पहला बैंक बना। 1911 में इसकी स्थापना हुई। यहाँ पर 1921 में बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मिला करके इंपीरियल बैंक को बनाया गया। अब तीनों को मर्ज करके एक इंपीरियल बैंक बनाया गया और इसको काम दिया कि ये नोट को छापेगा और इंपीरियल बैंक सेंट्रल बैंक की तरह ही कार्य कर रहा था, क्योंकि ये नोट छापने का काम करता था। बाद में इसी की 1 जुलाई 1955 में यहाँ पर इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके SBI कर दिया गया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, जिसको हम आगे भी देखने वाले हैं। यहाँ पर जो इंपीरियल बैंक है ये 1934 तक भारत का केंद्रीय बैंक बना रहा और 1934 के बाद RBI की स्थापना होती है और फिर वही यहाँ पर कार्य करेगा। इंपीरियल बैंक भी प्राइवेट बैंक है। यहाँ पर ये सिर्फ इसको काम दिया गया था नोट छापने का। तो 1934 तक ये केंद्रीय बैंक की तरह भारत में कार्य कर रहा था। अब आगे देखते हैं 1926 में, यहाँ पर 1926 में शाही आयोग यानी कि यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर भारत में समर्पित केंद्रीय बैंक की सिफारिश इसके द्वारा की गई, यहाँ पर 1926 में। इसके बाद 1934 का एक्ट आया, जिसके तहत एक सेंट्रल बैंक बनाई गई और वो थी सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI की स्थापना 1934 के एक्ट के द्वारा की गई और RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में बनाया गया।
एक क्वेश्चन पूछता है कि आरबीआई की जो स्थापना है ये किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी, तो ये शाही आयोग यानी कि यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई थी। आगे देखते हैं 1949 में यहाँ पर 1949 बैंकिंग अधिनियम आया, जिसके तहत 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन किया गया। और अब पहले ये निजी बैंक था आरबीआई, अब इसको निजी बैंक को सरकारी बैंक में चेंज कर दिया गया, यही नेशनलाइजेशन होता है। यहाँ पर आरबीआई को सरकारी बैंक बना दिया गया और आरबीआई भारत की पहली राष्ट्रीयकृत बैंक बन गई। कब बनी? 1 जनवरी 1949 को। उसके बाद 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना की जाती है। एसबीआई की स्थापना गोरेवाल समिति की सिफारिश पर की गई थी। आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो बैंक ऑफ मद्रास और जो बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ कोलकाता थी, इनको मिलाकर के इंपीरियल बैंक बनाई गई थी। और वही बाद में इंपीरियल बैंक को ही 1 जुलाई 1955 को एसबीआई बना दिया गया था गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। पहले यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर जो है ये नरीमन पॉइंट है और ये भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक है, मतलब कि पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक जो है एसबीआई है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष दिनेश खारा हैं और इसका एक ऐप है योनो ऐप। अगर आप लोग एसबीआई का अकाउंट है आपके पास तो आपने हो सकता है इसका यूज़ किया हो। योनो ऐप है इसका एसबीआई का। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसके वर्तमान अध्यक्ष दिनेश खारा हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नरीमन पॉइंट है और एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और ये भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक है और स्थापना इसकी गोरेवाला समिति की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट है 1964 में आईडीबीआई यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में की गई थी। अब यहाँ पर राष्ट्रीयकरण का दौर शुरू हो जाता है। 19 जुलाई 1964 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। किन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? कौन सी वो 14 बैंकें थीं जिनकी पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि जिनकी थी, उनका यहाँ पर राष्ट्रीयकरण किया गया और ये 14 बैंकें का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1964 को किया गया था। उसके बाद ये इंदिरा गांधी के समय का टाइम है। यहाँ पर 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब ये कौन सी बैंकें थीं? जिनकी जमा राशि 200 करोड़ रुपए से अधिक थी, उन 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। यहाँ पर नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके हेड केवी साजी हैं। नेक्स्ट है 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना हुई और ये है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भारत की। एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में बनाया गया। 1982 में ही नाबार्ड की स्थापना हुई, उसी के बाद एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है ये भारत की। 1990 में सिडबी की स्थापना हुई यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1990 में होती है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर बैंकों के मुख्यालय मुंबई में हैं, लेकिन जो सिडबी का मुख्यालय है ये लखनऊ में है। जो सिडबी का मुख्य कार्य है लघु उद्योग को ऋण उपलब्ध कराना। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर देखते हैं। देखो सबसे पहले 1991 में यहाँ पर भारत में समाजवाद से पूंजीवाद के बाद यहाँ पर झुकाव होने लगा था। 1991 में क्या है, देखो भारत में विदेशी पूंजी का संकट आया था। इससे पहले जो है यहाँ पर बैंकों पर सरकार का नियंत्रण था और जो यहाँ पर समाजवाद की ओर ज़्यादातर झुकाव था, जिसमें सरकार का यहाँ पर नियंत्रण होता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा था कि ज़्यादातर राष्ट्रीयकरण जो है ये यहाँ पर किया गया है। एक तो 1949 में, 1969 में और 1980 में यहाँ पर राष्ट्रीयकरण किया गया था और यहाँ पर सरकार का नियंत्रण था बैंकों के ऊपर। अब 1991 में विदेशी पूंजी का संकट आ गया भारत में, तो यहाँ पर आईएमएफ से सहायता मांगी गई। आईएमएफ ने सहायता तो किया, लेकिन उसने एक शर्त रखा था कि भारत को अब समाजवाद से अब पूंजीवाद की ओर जाना होगा। और यहाँ पर एलपीजी का जो यहाँ पर आता है 1991 में लिबरलाइजेशन
प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पर दिया गया था सिस्टम। 1991 के बाद यहाँ पर सरकार का यहाँ पर पूंजीवाद की ओर सरकार का यहाँ पर झुकाव होने लगा था। इसके बाद यहाँ पर सरकार का कंट्रोल पूंजीवादी में यहाँ पर कम होता है। तो सरकार यहाँ पर बैंकों को अब राष्ट्रीयकरण नहीं करेगी, अब बैंकों का विलय करेगी और यहाँ पर अधिग्रहण किया जाएगा। सरकार क्या करेगी, विनिवेश करेगी, अपना जो यहाँ पर शेयर है बैंकों में उनको भी बेचेगी और बैंकों का जो है अधिग्रहण कर लिया जाएगा और उनका विलय भी किया जाएगा। कब से किया जाने लगा है, 1991 के बाद, क्योंकि यहाँ पर पूंजीवाद की ओर झुकाव हो गया था। अब यहाँ पर उसके बाद क्या किया गया, 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का जो है विलय किया गया पीएनबी में। अब यहाँ पर विलय करने का जो सिस्टम है ये शुरू हो जाता है। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया पंजाब नेशनल बैंक में। इसके बाद यहाँ पर 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और भारतीय महिला बैंक का यहाँ पर विलय करके एसबीआई, अब इसको एसबीआई कहा जाता है, इसको एसबीआई में मिला दिया गया। तो यहाँ पर ये सब बैंकें जो हैं इनका अब विलय किया जाने लगा, क्योंकि अब जो सरकार का जो उद्देश्य है यहाँ पर राष्ट्रीयकरण नहीं है बल्कि इनको यहाँ पर प्राइवेट की तरफ झुकाना है, इसीलिए यहाँ पर इनका विलय किया जाने लगा था। और 2019 में विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहाँ पर कहा था कि पब्लिक सेक्टर बैंकें अब सिर्फ 12 रहेंगी और 10 सार्वजनिक बैंकों का विलय होकर 4 बड़ी बैंकों को बनाया जाएगा। इन्होंने 2019 के जो बजट भाषण था उसमें इन्होंने घोषणा की थी कि अब पब्लिक सेक्टर की बैंकें सिर्फ 12 रह जाएंगी और 10 सार्वजनिक बैंकों का विलय करके 4 बड़ी बैंकों को बनाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बैंकों का विलय किया गया है, आप लोग ने देखा ही था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस बैंक का किस में विलय किया गया है, तो फिर यहाँ पर देखिए ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलय करके पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया। अब जब ये विलय हो गया तो उसके बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक पंजाब नेशनल बैंक बन गई। पहले नंबर पर एसबीआई है, दूसरे नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक है। एक और विलय किया गया, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में किया गया था। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया। विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है। तो ये 4 जो हैं बड़ी बैंकें यहाँ पर बना दी गई सार्वजनिक क्षेत्र की। इसके अलावा अब यहाँ पर जो हैं 12 सिर्फ बैंकें हैं जो कि पब्लिक सेक्टर की बैंकें बची हैं और 10 का विलय करके यहाँ पर 4 बड़ी बैंकें बना दी गई हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को वीडियो ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।